एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट कांस्टेंट टेम्परेचर पर वर्क डन हो रहा है तो उसका फॉर्मूला आता है W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये पहला फॉर्मूला था, याद है? फिर उसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे हमने, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। सेकेंड फॉर्मूला हमने देखे थे वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, या उसका और एक नाम क्या है, फ्री एक्सपांशन। उसमें वर्क डन कितना आता है? 0। वी डोंट नीड टू कैलकुलेट इट, इट विल बी डायरेक्टली 0। फैजान इंक भरा उसमें, ये ले पकड़। फिर थर्ड कंडीशन था कि अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली हो रहा है, कैसा हो रहा है? आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। तो जब भी कोई प्रोसेस आइसोथर्मल और रिवर्सिबल दोनों होता है तो वहाँ पर जो वर्क डन रहता है वो क्या कहलाता है? मैक्सिमम वर्क डन, डब्ल्यू मैक्स। उसका फॉर्मूला निकाले थे हमने, 2.303 याद है वाला फॉर्मूला, NRT log to the base 10 ऑफ V2 by V1 या फिर P1 by P2। और इन तीनों ही केसेस में जो भी न्यूमेरिकल्स पॉसिबल है सॉल्व एग्जाम्पल से और एक्सरसाइज से, वो सब हमने कर लिया था। अब आज हम लोग वर्क डन का एक और फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, चौथा फॉर्मूला, चौथा केस, चौथी कंडीशन, ठीक है ना। सब बोर्ड पर देखो, वर्क डन। अब ये फॉर्मूला यूज कब करना है, सब लोग ध्यान से देखो। पहला वाला फॉर्मूला कब यूज करना रहता था? जब एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ रहता था, W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, है ना। दूसरी जो केस थी, दूसरा जो कंडीशन था, उसमें साफ साफ कहीं ना कहीं लिखा रहेगा अगेंस्ट वैक्यूम या फ्री एक्सपांशन, तो वर्क डन 0। तीसरे केस में या तो साफ साफ बोलेगा मैक्सिमम वर्क डन निकालो, या फिर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल ऐसा दिया हुआ रहेगा। लेकिन आपको एक क्वेश्चन आया है, उसमें आपको वर्क डन ही निकालना है। क्या निकालना है? बोल, वर्क डन। लेकिन ना तो आपको इनिशियल फाइनल वॉल्यूम दिया है, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया। इनिशियल फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया मतलब ना तो V1 गिवन है ना तो V2 गिवन है। तो जब V1 V2 ही गिवन नहीं है तो आप डेल्टा V निकाल सकते हो क्या? नहीं। तो डेल्टा V गिवन नहीं है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू भी गिवन नहीं है, तो पहला वाला फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? हट गया। पहला वाला फॉर्मूला हट गया। वैक्यूम भी नहीं बोला है, फ्री एक्सपेंशन भी नहीं बोला है, तो दूसरी कंडीशन भी हट गई। आइसोथर्मल, रिवर्सिबल या मैक्सिमम वर्क डन भी मेंशन नहीं किया, तो तीसरी कंडीशन भी हट गई। तो फिर सर दिया क्या रहेगा जब कुछ भी दिया नहीं रहेगा? तो ऐसे ये फॉर्मूला कब लगाना है समझो, ऐसी कंडीशन में जब इसमें से कुछ भी नहीं दिया है, आपको एक रिएक्शन दी हुई रहेगी। क्या दी हुई रहेगी? बोल, रिएक्शन दी रहेगी। उस रिएक्शन में आपको कुछ गैसेस दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? गैसेस। सब गैसेस तो जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ गैसेस होना चाहिए, ठीक है ना। और टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा। क्या दिया रहेगा? बोल, टेम्परेचर। तो आपको एक रिएक्शन दी है, रिएक्शन के अंदर कुछ गैस दिखाई दे रही है और टेम्परेचर दिया हुआ है, तब आपको वर्क डन का एक नया फॉर्मूला यूज़ करना है जो हम लोग यहाँ पे आज डिराइव करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो चारों केस में हमको निकालना वर्क ही होता है, लेकिन डिफरेंस समझो बेटा चारों केस के बीच में। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दिया है तो पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वैक्यूम या फ्री एक्सपांशन बोला है तो दूसरा वाला फॉर्मूला। आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल या फिर मैक्सिमम वर्क मेंशन किया है तो थर्ड वाला फॉर्मूला। ये कब यूज़ करना है? ना तो इनिशियल फाइनल वॉल्यूम दिया है, ना एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है, और ना आइसोथर्मल रिवर्सिबल मेंशन किया है, ना मैक्सिमम वर्क डन मेंशन किया है। हाँ, एक रिएक्शन दी हुई है और रिएक्शन में गैसेस के मॉलिक्यूल मौजूद है, कुछ गैसेस मौजूद है और टेम्परेचर दिया हुआ है, तब हम लोग वर्क डन का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या है फॉर्मूला? बिल्कुल सिंपल है, इधर ध्यान से देखो। तो समझो वर्क डन की वैल्यू जो हमारा पहला फॉर्मूला था क्या था? W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अगर मैं मान लूँ कि P एक्सटर्नल की वैल्यू P के बराबर है, कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर, रिएक्शन कैसे हो रहा है बेटा? कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो P एक्सटर्नल की जगह मैं क्या रख रहा हूँ? बोल, P। तो ये क्या बन जाएगा? W इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। बेटा डेल्टा V किसके बराबर होता है? बोलो, V2 माइनस V1। करेक्ट है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? माइनस पी V2 माइनस माइनस प्लस पी V1। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या बोला? रिएक्शन दी रहेगी और रिएक्शन में क्या दी हुई रहेंगी? गैसेस। तो इधर पे आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। फॉर आइडियल गैस PV की वैल्यू क्या रहती है बेटा? NRT। लेकिन मैंने क्या बोला? प्रेशर भी कांस्टेंट रखना है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है। तो फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। इनिशियल केस में इधर V1 आएगा और इधर N1, मतलब रिएक्टेंट के साइड पर जो नंबर ऑफ मोल रहेगा वो आपका N1 रहेगा, ठीक है ना। एंड फाइनल केस में क्या आएगा? बोल, PV2 इज इक्वल्स टू N2RT। तो PROT कांस्टेंट है, उसको ऐसे ही रखे, N1 और N2, V1 और V2, ये रिएक्टेंट्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए। इन दोनों को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। क्या बनेगी इक्वेशन नंबर 1? W इज इक्वल्स टू
माइनस PV2, PV2 की जगह पे क्या है बोल N2RT, फिर बीच में प्लस PV1, PV1 की जगह पर क्या आएगा N1RT। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, इन दोनों में क्या कॉमन है, RT कॉमन है, पर मैं RT को कॉमन नहीं निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखा, आई एम नॉट टेकिंग RT कॉमन, मैं माइनस RT को कॉमन निकाल रहा हूँ। किसको कॉमन निकाल रहा बोल, माइनस RT। तो यहाँ से RT भी चला गया और माइनस भी चल गया, तो बचेगा क्या, प्लस N2, माइनस चला गया ना, तो यहाँ क्या बचेगा बोल प्लस N2। यहाँ से RT चला गया तो बचा कौन, N1। अभी प्लस में से माइनस बाहर गया तो अंदर कौन बचा, माइनस। देखिए माइनस माइनस प्लस। सर ऐसा क्यों किए, माइनस RT को क्यों निकाले, सिर्फ RT निकालना था ना, तो अगर आप सिर्फ RT निकालते ना तो ये N2 माइनस N1 नहीं आता, N1 माइनस N2 आता, और हमको ये चाहिए N2 माइनस N1 चाहिए। इसको देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस N2 माइनस N1 इंटू RT, चलेगा, ये माइनस ऐसे रहने दे, ये RT भी ऐसे रहने दे बेटा। N2 माइनस N1 मतलब डेल्टा N, और किसकी बात चल रही इधर, गैसेस की। ये आ गया एक और फॉर्मूला वर्क डन का, माइनस डेल्टा NG इंटू RT। ये G हम लोग क्यों लिखते हैं आपको याद होना चाहिए, सो दैट वी रिमेंबर कि ये जो फॉर्मूला है इसमें जब डेल्टा NG निकालेंगे, फाइनल नंबर ऑफ मोल माइनस इनिशियल नंबर ऑफ मोल, तो सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर करना है, गैसेस। समझ में आ रहा है, तो डेल्टा NG की वैल्यू रहती है N2 माइनस N1, लेकिन फॉर गैसेस ओनली। अगर रिएक्शन में लिक्विड या सॉलिड है तो उसका नंबर ऑफ मोल हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, समझा। ये चौथा और आखिरी फॉर्मूला हो गया वर्क डन का। तो वर्क डन के टोटल कितने फॉर्मूले आ गए अपने पास, 4। वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, ये 3 चीज़ दिया हुआ है। तो W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा P। फ्री एक्सपांशन या वैक्यूम बोला है तो डायरेक्ट 0। आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल या फिर मैक्सिमम वर्क डन बोला है तो W मैक्स का फॉर्मूला, ठीक है ना। उसमें भी देखना है कि वॉल्यूम गिवन है या प्रेशर। वॉल्यूम गिवन रहेगा तो V2/V1 वाला फॉर्मूला लेंगे, प्रेशर गिवन रहेगा तो P1/P2। चौथा ये केस। अब जरा ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में तुझे क्या क्या चाहिए, R मालूम है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, वो तो हमको पता है। सिर्फ 2 चीज़ें हमको चाहिए, T और डेल्टा N। तो T टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, डेल्टा N कहाँ से निकालोगे, दी गई रिएक्शन से। समझ में आ रहा अच्छे से। सो दिस इज़ वन मोर फॉर्मूला फॉर वर्क डन। अब हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक में जहाँ जहाँ पर इसके ऊपर न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले तो उसी पेज पर, पेज नंबर 73 पर 3 सॉल्व एग्जाम्पल है, 4.7, 4.8, 4.9। तो 4.7, 4.8 हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया, अगर आपको याद हो तो 4.7, 4.8 मैंने लास्ट लेक्चर करा दिया। अब हम लोग करते हैं 4.9, वो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस है। gas is compressed from 500 centimeter cube against a constant external pressure of 1.2 into 10⁵ Pascal. The work involved, मिला वर्क, मतलब वो भी वर्क डन का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें अगर आप लोग देखोगे तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर भी दिया और वॉल्यूम भी दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क। पहली लाइन पढ़ते ही समझ में आ रहा है किसका क्वेश्चन है, वो W मैक्स का क्वेश्चन है। पर अब ये जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो जरा, वहाँ पे क्या लिखा है देखो, कैलकुलेट द work done in the decomposition of 132 gram of NH4NO3 at 100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहली चीज आपको टेम्परेचर दिया, कितना टेम्परेचर दिया बोल, 100 डिग्री सेल्सियस मिला। तो टेम्परेचर दिया है, एक हिंट मिल गई मेरे को। और फिर बाद में क्या दिया, देख रिएक्शन दिया है कि नहीं, बाद में क्या दिया है, रिएक्शन। तो मैंने बोला था टेम्परेचर दी रहेगी और रिएक्शन दिया रहेगा, रिएक्शन में गैसेज होना चाहिए, है क्या। देख पहला वाला जो है NH4NO3 वो तो सॉलिड है, उसको छोड़ो, आगे देखो बाकी के 2 तो प्रोडक्ट में गैस ही है ना। मतलब तीनों कंडीशन, तीनों हिंट मुझे एक ही बात बता रही कि जो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया वाला फॉर्मूला इधर यूज़ होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं टेम्परेचर लिख लेता हूँ, कितना दिया है टेम्परेचर बोलो। टेम्परेचर इज़ गिवन 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलते हैं इसको, 100 + 273 कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। एक चीज़ और दिया आपको, देखो पहली लाइन में, कैलकुलेट वर्क डन इन द डीकम्पोजिशन ऑफ 132 ग्राम ऑफ NH4NO3। मास दिया हुआ है, मास 132 मतलब 132 ग्राम मतलब क्या दिया, मास दिया ना। तो मास ऑफ NH4NO3, NH4NO3 का मास कितना दिया देख, 132 ग्राम, ठीक है। अब जो रिएक्शन दी हुई है उसको देखते हैं, क्या दिया रिएक्शन बेटा, देख NH4NO3 सॉलिड गिविंग N2O गैस प्लस
2H2O गैस, ठीक है ना, ये रिएक्शन दी हुई। एक चीज़ और पूछा उसने, स्टेट वेदर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। ऑन द सिस्टम वर्क डन हुआ है या बाय द सिस्टम वर्क डन हुआ है, वो भी निकालना है अपने को, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, सब लोग बोर्ड पर देखिए। W का फॉर्मूला होता है सर माइनस डेल्टा NG इंटू RT। R हमको पता है 8.314, टेम्परेचर गिवन है सर, गिरा है ना, बचा डेल्टा NG। एकदम सिंपल है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल में से रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ऐसे डायरेक्ट सॉल्व होने वाला नहीं है। ये जो मास है ना, ये ज़बरदस्ती नहीं दिया, ये किसी वजह से दिए ये मास, ठीक है ना। क्यों दिया अभी ज़रा उसको समझो। जो रिएक्शन आपको दी गई है, ध्यान से सुना, जो रिएक्शन हमको गिवन है उसमें जो NH4NO3 है उसका नंबर ऑफ मोल कितना है, देख 1। अब क्या ये बात ज़रूरी है कि 132 ग्राम में भी NH4NO3 का 1 ही मोल हो? ज़रूरी है क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर 132 ग्राम में NH4NO3 का 1 ही मोल रहेगा तब तो ये रिएक्शन क्या है, वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर 132 ग्राम में 1 मोल नहीं हुआ, समझ 132 ग्राम में फॉर एग्जांपल होगा नहीं इतना, एक बात बता रहा हूँ, समझ 132 ग्राम में 3 मोल हो गए, कितना मोल हो गया, 3 मोल, तब ये रिएक्शन चलेगी क्या? क्या करना पड़ेगा, पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी मतलब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी जो सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपने किए उसमें मुंह खोल के उसने बोल दिया 4 मोल, ऐसा बोल दी, तो आपने 2 को 4 करने के लिए क्या किए थे, 2 से मल्टीप्लाई किए थे। इधर बस आपको बता नहीं रहा है कितना मोल है, मोल बताने की जगह उसने क्या बता दिया है, मास। अरे तो बता नहीं दो, मास बताए, मास से पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल। मास से क्या निकालेंगे, बोल नंबर ऑफ मोल। फिर ये 1 मोल के लिए रिएक्शन दी हुई है, जितना नंबर ऑफ मोल आ रहा है उतने के लिए निकाल लेंगे रिएक्शन को, फिर सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन में फ़र्क समझ रहे हैं। पहले जो क्वेश्चन किया उसमें डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल गिवन था 4, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल गिवन नहीं है, बल्कि क्या गिवन है, बोल मास। तो पहले आपको मास से क्या निकालना पड़ेगा बेटा, नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, हाँ ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास। तो मास तो दिया है और मोलार मास है क्या, तो पहले मोलार मास निकालते हैं। मोलार मास ऑफ किसका, मोलार मास, व्हाट इज द फॉर्मूला, NH4NO3। सबसे पहला आइटम इसमें क्या दिख रहा है, देख नाइट्रोजन, कितना है नाइट्रोजन, 2 है, तो 2 × N प्लस दूसरा आइटम कौन सा दिख रहा है, बोल हाइड्रोजन, कितना है 4, तो 4 × H प्लस तीसरा आइटम कौन सा है, ऑक्सीजन, कितना है 3 × O, ये 0 नहीं है, दिस इज O। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 14, याद है ना, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 14, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। जिनको ये सब नहीं याद है ना, एक जगह पे लिख के याद रख लो, ठीक है ना। हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ठीक है ना। और क्या है रे, और कुछ कॉमन बताओ, चलो याद आते हैं लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके निकालते थे, कितना है, 14 × 2 = 28, 4 × 1 = 4, 16 दिया 48, 48। तीनों को प्लस करते हैं, 8 4 12, 12 और 8 20 का 0 कैरी गया 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8, कितना आ गया बोल 80 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया मेरे को, बोल मोलार मास। पर मुझे चाहिए क्या था, नंबर ऑफ मोल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल, सिंस नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास बाय मोलार मास। तो मास कितना दिया था बेटा 132 और मोलार मास कितना है 80, करेक्ट है। सॉल्व करते हैं इसको, सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। सबसे पहले दोनों मेरे को 4 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। 4 × 2 = 8, 0, 4 × 3 = 12, कितना बचा 4 × 3 = 12, 33/20। आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हो ऐसे ही रखो, पॉइंट में निकालना चाहते हो पॉइंट में निकाल दो, दोनों चलेगा। क्या करना है बोलो, 33/20 को ऐसे ही रखो या पॉइंट में करो, बोलो ऐसे ही रखो, चलो ठीक है ऐसे। तो ये आ गया 33/20 मोल, ठीक है। इसका मतलब 132 ग्राम NH4NO3 में कितना मोल होता है, 1 मोल होता है क्या, नहीं, कितना मोल होता है बोल 33/20 मोल होता है। ये कुछ भी होगा, एक तो नहीं है कुछ भी होगा एक तो नहीं। और रिएक्शन में NH4NO3 का कितना मोल है,
चलेगी क्या रिएक्शन? नहीं चलेगी। यहाँ पर भी NH4NO3 का कितना मोल होना चाहिए था? 33/20। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर मल्टीप्लाई द गिवन रिएक्शन बाय, ध्यान से सुन, 1 मोल को आप 33/20 मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे? उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई द गिवन रिएक्शन बाय 33/20। तो नई रिएक्शन क्या बन जाएगी? देख, नई रिएक्शन क्या बन जाएगी? इसको 1 को 33/20 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 33/20 NH4NO3। और ये क्या है? सॉलिड लिक्विड गैस, क्या है ये? सॉलिड गिविंग, ठीक है। इसको भी 33/20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 33/20 N2O गैस प्लस ये 2 को भी 33/20 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? ये 2 और ये 33 मल्टीप्लाई के क्या हो जाएगा? 66, और ये नीचे का 20 ऐसे ही रहेगा। सही है ना? जब ये 33/20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 और 33 मल्टीप्लाई होकर 66 हो जाएगा ना, और नीचे का जो 20 है वो ऐसे ही रहेगा। कौन है इधर? H2O गैस। तो ये जो रिएक्शन थी, दिस वन इज इनवैलिड नाउ, दिस इज द रिएक्शन, ये रिएक्शन। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब वर्क डन निकालना है। वर्क डन के लिए यू विल नीड डेल्टा Ng। फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट डेल्टा Ng। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा Ng? N2 - N1। ये G क्या दिखाता है? गैस। ओके फाइन। प्रोडक्ट के साइड पर आओ। प्रोडक्ट के साइड पर कौन कौन गैस है? ये भी गैस है, ये भी गैस। तो दोनों का नंबर ऑफ मोल लेंगे। इसका कितना है? 33/20 प्लस इसका कितना है? 66/20। ये हो गया प्रोडक्ट, बीच में माइनस। फिर रिएक्टेंट के साइड पर आओ। गैस कौन है इधर? एक ही है, वो भी सॉलिड है, तो उसका नंबर ऑफ मोल लेंगे क्या? 0 लेंगे। क्यों आया 0? समझा? बिकॉज इट इज सॉलिड एंड यू विल नॉट कंसिडर सॉलिड, यू हैव टू ओनली कंसिडर गैसेस, इसीलिए तो ये G लिखते हैं इधर। समझ में आ रहा है? तो 0 है, उसको नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। दोनों के अपॉन में 20 कॉमन, 33 प्लस 66, 3 और 6 9, 3 और 6 9, 99/20। ये किसकी वैल्यू आई है बोल? डेल्टा Ng। प्लस में माइनस में? प्लस में, माइनस में नहीं है, प्लस में। अब लिखते हैं वर्क डन का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? माइनस डेल्टा Ng इंटू R इंटू T। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये माइनस ऐसे रहने दो, डेल्टा Ng कितनी है? डेल्टा Ng की वैल्यू 99/20, R का वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना बेटा? 373। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। कैसे सॉल्व करोगे? ये वाला 0 कटेगा, किसी भी एक में पॉइंट को पीछे शिफ्ट कर देंगे। समझ, मैंने ये 0 को काटा, ये पॉइंट एक नंबर पीछे कर दिया। फिर 2 से इन तीनों में से किसी भी एक को काट दो। समझो इसी को 2 से काट भी दिया। अब बाद में जो 3 वैल्यू बचेगी उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। समझा? मैं आपको आंसर बता देता हूँ। और अगर आपको इतनी मेहनत करने में ऐसा लग रहा है नहीं होगा, लॉग ज़्यादा आसान लग रहा है, आप लॉग करो, वो भी चलेगा। जो आपको आसान लगता है, आंसर से मतलब 99 इंटू 8.314 इंटू 373 डिवाइडेड बाई 20, आंसर आ रहा है 15350.5। 15350.5 जूल। किलो जूल में कैसे बदलोगे इसको? पॉइंट को 3 नंबर पीछे लेकर कितना हो जाएगा बोलिए? 15.35 किलो जूल। अच्छा, माइनस में रहेगा आंसर, W विल बी इन माइनस। अब उसने क्या पूछा था बता? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। W नेगेटिव आ रहा है, मतलब बोलो, W नेगेटिव आ रहा है मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो हम लोग लिखेंगे वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। इसको कैसे पहचाने, समझा ना बेटा? W पॉजिटिव रहेगा तो बोल ऑन द सिस्टम, और नेगेटिव रहेगा तो बाय द सिस्टम। इज इट वेरी मच क्लियर? यहाँ पर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पेंसिल दिखा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे इधर 18.6 कैसा दिया थे? तेरी टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? सबके टेक्स्ट बुक में 18.6 दिया है। कहाँ 2 मोल दिया? अच्छा, क्वेश्चन ही अलग दिया। छोड़, जान दिया था। ये जो क्वेश्चन दिया है ना, उसके हिसाब से ये आंसर।
समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो जिसका क्वेश्चन अलग है वो अपने क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना, उनका आंसर अलग आएगा। ठीक है, खैर आगे देखेंगे सब लोग। इतनी मेहनत मत कर, आगे देखो। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17, वो भी वर्क डन का क्वेश्चन है। देखो ये चेक करता हूँ मैं क्यों इतना अलग कोई आंसर दिया है। आई विल चेक इट आउट, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे सब लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन देखेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या निकालना है बोल? वर्क डन। तो फिर से अपने को W फाइंड आउट करना है, W फाइंड आउट करना है। ठीक है, आगे देखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दी, अब उधर दो अलग अलग केसेस दिए, A अलग है और B अलग, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले A को सॉल्व करते हैं, पहले 17 का A सॉल्व करते हैं। क्या दिया देख, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl, कितना HCl? 1 मोल, कितना मोल? 1 मोल ऑफ HCl एट 200 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर कितना दिया? टेम्परेचर बोल 200 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलेंगे 200 प्लस 273, कितना आएगा बोल? 473 केल्विन। पहली हिंट टेम्परेचर दिया है, दूसरी हिंट रिएक्शन दी हुई है, तो जाहिर सी बात है डेल्टा एनजी वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है ना? क्या दिया रिएक्शन देख, व्हाट इज द रिएक्शन? 4HCl गैस प्लस O2 गैस गिविंग 2Cl2 गैस प्लस 2H2O गैस। अब ये रिएक्शन दिया है, लेकिन ये वैलिड है या इनवैलिड है वो चेक करना पड़ेगा पहले। तो क्या बोला देख, ए पढ़ो, क्या बोला उसने? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ, सॉरी, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl, कितना? 1 मोल ऑफ HCl, और इधर कितना है? 4 मोल HCl का। वैलिड है क्या? नहीं चलेगी रिएक्शन। ये 4 को 1 कैसे करोगे? 4 से डिवाइड करके। तो जो 1 मोल लिखे ना उसको अंडरलाइन कर दो, वरना बाद में भूल जाओगे आप क्यों डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो? डिवाइड बाय 4, पूरी रिएक्शन को 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से 4 डिवाइड होके कैंसिल होके क्या बचेगा? 1 मोल ऑफ HCl। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो 4 से डिवाइड होगा तो 1/4। ये 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1/2, सेम ये भी 1/2। तो ये वाली रिएक्शन नहीं लेंगे हम लोग, दिस इज द रिएक्शन, दिस इज वैलिड। अब डेल्टा Ng निकालो, क्या फॉर्मूला रहता है डेल्टा Ng का? N2 - N1, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन? गैसेस। N2 मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में ये भी गैस है ये भी गैस है, तो दोनों को लेना पड़ेगा 1/2 1/2। ठीक है, तो बीच में माइनस N1 यानी रिएक्टेंट, दोनों ही गैस है, दोनों को लेना पड़ेगा। दिस इज 1/4 एंड दिस इज 1, तो 1 + 1/4। अब ज़रा ध्यान से देखा, हाफ प्लस हाफ 1, हाफ और हाफ कितना हुआ? 1, माइनस प्लस -1, माइनस प्लस -1/4, ये आ गया डेल्टा Ng, आ गया अपना डेल्टा Ng। ये +1 -1 कैंसिल हो गया ना, तो बचा क्या? खाली -1/4। ठीक है ना? तो डेल्टा Ng की वैल्यू आई है बेटा -1/4। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वर्क डन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? माइनस डेल्टा Ng इंटू R इंटू T। वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस ऐसे रहेगा। डेल्टा Ng कितना है? वो खुद भी माइनस में, -1/4, R 8.314, टेम्परेचर कितना है? 473। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों में से किसी भी एक को 4 से कैंसिल करेंगे और फिर बाकी दो को मल्टीप्लाई करेंगे। सही है? तो आंसर बता देता हूँ मैं आपको, 8.314 इंटू 473 डिवाइड बाई 4, 983.1। कितना है बेटा? 983.1। प्लस में, हाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 983.1 जूल। समझ में अच्छे से? किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को 3 नंबर पीछे करना है। तो करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चल। ये हो गया ए सॉल्व, ये ए हो गया। ठीक है ना? अगर यहाँ पर ये भी पूछा रहता कि वेदर द वर्क इज डन बाय द सिस्टम और द सिस्टम, क्या करते बोल? प्लस में आए ना, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। या एनर्जी फ्लो भी पूछता तो राइट डाउन दी एनर्जी फ्लो, तो एनर्जी कहाँ से कहाँ आ रही है? सराउंडिंग से सिस्टम। तो वो सब पूछेगा तो करने का, नहीं पूछा है तो नहीं करने। बी देखो, बी में क्या दिया बेटा उसने? बी डीकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NO एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर अब कितना दिया? बदल दिया, देख टेम्परेचर कितना दिया बोल? 300 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बदलेंगे, 300 प्लस 273 कितना होगा? ये 573 केल्विन, ये टेम्परेचर है।
ठीक है ना। रिएक्शन क्या गिवन है देख, व्हाट इज द रिएक्शन, 2NO गैस गिविंग N2 गैस प्लस O2 गैस। उधर गैस शायद मिट गया, उधर वो भी गैस ही रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन सॉलिड तो होगा नहीं ऑक्सीजन भी गैस ही रहेगा, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये रिएक्शन गिवन है। अब पहले चेक करना पड़ेगा हमको वेदर दिस रिएक्शन इज वैलिड और नॉट। तो इसमें NO का नंबर ऑफ मोल कितना है, 2। क्वेश्चन रीड करो, डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NO कितना चाहिए, 1 मोल ऑफ NO चाहिए। तो इसको 1 करने के लिए क्या करोगे बोल, डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2, तो पूरी रिएक्शन 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा, NO गैस गिविंग, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, 1/2 N2 गैस, यहाँ पे भी 1/2 O2 गैस। अब मजा देख, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल कितना है, ये हाफ और ये हाफ 1, रिएक्टेंट का 1 सेम है ना, डेल्टा Ng कितना आएगा 0। तो वर्क डन कितना आएगा, इधर वर्क डन होगा ही नहीं, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखोगे, MCQ नहीं है, डायरेक्ट नहीं लिखोगे, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन इनवैलिड हो गई, दिस इज वैलिड। डेल्टा Ng का फॉर्मूला, व्हाट इज डेल्टा Ng, N2 माइनस N1, ठीक है। तो N2 इधर प्रोडक्ट में दो है ना, ये भी गैस है ये भी गैस है, तो हाफ और हाफ, हाफ प्लस हाफ माइनस N1 कितना है बेटा, ये गैस है, उसका नंबर ऑफ मोल है 1, तो हाफ और हाफ 1, 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, ये आ गया मेरे को डेल्टा Ng। और इधर फॉर्मूला ऑफ वर्क डन माइनस डेल्टा Ng RT, तो डेल्टा Ng 0 आ गया ना, तो वर्क डन भी कितना हो गया 0। वर्क डन हो ही नहीं यहाँ पर, ना तो सिस्टम ने वर्क डन किया ना सराउंडिंग ने वर्क डन। समझा अच्छे से, ये हो गया आपका बी क्वेश्चन, 17 का बी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अभी सब लोग, इसको भी टिक कर दो। अभी नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 89, उसमें खाली एक ही क्वेश्चन किया हमने, है ना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 22 है बस ना। अभी ये देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, रीड करेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ देख, कैलकुलेट द वर्क डन, पहली लाइन में क्या निकालना है बेटा, वर्क डन निकालना। अब देखते जरा क्या क्या गिवन है, हिंट मिलेगी वहां से अपने को, ठीक है। सब लोग देखेंगे बेटा, कैलकुलेट द वर्क डन एंड कमेंट ऑन वेदर द वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम। वर्क डन भी निकालना है और ये भी बताना है कि सिस्टम पर वर्क किया या सिस्टम ने वर्क किया। आगे देख, फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ 2 मोल ऑफ NH4NO3, अरे ये तुम लोग खुद से करेंगे, दिस इज होमवर्क। क्यों होमवर्क देख, सेम क्वेश्चन है, वापस से NH4NO3 दिया, लेकिन अब नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट बता दिया। कितना बताया बोल, 2 मोल। यानी यहाँ जो नंबर ऑफ मोल हम लोग को इतनी मेहनत से निकालना पड़ा था ना, इधर नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2, पर रिएक्शन में कितना है नंबर ऑफ मोल, एक ही है, तो इसको 2 कैसा करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2, इधर 4 हो जाएगा, सॉरी इधर 4 हो जाएगा। अब इधर देख, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 4 और 2 6, इधर कितना रहेगा 2, और इसको लोगे क्या, उसको लोगे क्या, नहीं, क्यों, सॉलिड में। तो 6 माइनस 0 कितना आएगा 6, 6 माइनस 0 कितना आएगा बोल 6। टेम्परेचर 100 डिग्री है, सेम ही है, टेम्परेचर भी सेम ही है। तो देखिए वाली लाइन, देखिए वाली लाइन 373 ऐसी रहेगा, 8.314 ऐसी रहेगा, इसकी जगह पर खाली क्या आएगा बोल 6 आ जाएगा, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा, और उसका आंसर आएगा बराबर 18.6, वो जो पहले दिया हुआ था। समझ में आ रहा अच्छे से। तो सेम क्वेश्चन है, बस आपको नंबर ऑफ मोल पे मेहनत नहीं करनी है, समझ में आ रहा है ना। नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट कितना दिया हुआ है 2, कर लोगे ना रे, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो ताकि मेरे को भी तसल्ली हो, कर लोगे ना। हाँ चलो, अभी अच्छा लगा तो। एक क्वेश्चन और है, वो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 होमवर्क आपको। अभी कौन सा क्वेश्चन मालूम, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15, उसमें वर्क डन और एंथैल्पी दोनों मिला के पूछा है। देख क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, देख कैलकुलेट डेल्टा यू, क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है। क्या निकालना है बेटा, डेल्टा यू निकालना है। कैलकुलेट डेल्टा यू एट 298 केल्विन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर दिया है ना 298 केल्विन, टेम्परेचर लिखा नहीं उधर, पर 298 केल्विन मतलब क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है। एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन, व्हाट इज द रिएक्शन, C2H4 gas plus HCl gas gives C2H5Cl गैस, ठीक है ना। और इस रिएक्शन की एंथैल्पी गिवन है, देख नीचे, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन
बोलो डेल्टा एच कितना दिया है बेटा, -72.3 किलो जूल, ये दिया हुआ है मेरे को एंथैल्पी, दिस इज एंथैल्पी। एक चीज और पूछा है देख, हाउ मच पीवी वर्क इज डन। पीवी वर्क मतलब वर्क, पीवी वर्क मतलब वर्क। पहले लेक्चर में बताया था थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जो वर्क डन करते हैं उस वर्क डन को हम लोग क्या नाम देते हैं, पीवी टाइप ऑफ वर्क। तो पीवी वर्क मतलब क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है बोल, तो इस क्वेश्चन में दोनों फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू भी निकालना है, डेल्टा यू भी निकालना, डब्ल्यू भी निकालना है और डेल्टा यू। डेल्टा यू का हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़े थे, क्यू प्लस डब्ल्यू, वेरी गुड, ये फॉर्मूला पढ़े थे। पर सर इधर तो ना क्यू दिया हुआ है ना डब्ल्यू तो निकालना है, मतलब दोनों ही अननोन है, तो ये फॉर्मूला हटा दो पिक्चर से। एक चीज और गिवन है देख, कौन सी, डेल्टा एच। तो एंथैल्पी का भी फॉर्मूला निकाले थे हमने, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी, याद है, ये फॉर्मूला निकाले थे किसका, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी गिवन है, एंथैल्पी गिवन है, पी डेल्टा वी दिया है क्या, नहीं, डेल्टा यू दिया है क्या, नहीं। आंसर बहुत बवाल है इधर। डेल्टा यू कैसे निकालो, नहीं निकाला ना डेल्टा यू, मत निकालो। और क्या निकालना है, वर्क डन, पहले वो निकालो, पहले वर्क डन निकालो। देख टेम्परेचर गिवन है, रिएक्शन दी है, गैस दिया हुआ है, मतलब वो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो पहले आप वर्क डन निकाल सकते हो। फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट वर्क डन, फिर उसके बाद क्या करना है देखते हैं। पहले वर्क डन निकालते हैं, लेकिन वर्क डन से निकालने से पहले डेल्टा एनजी लगेगा ना, डेल्टा एनजी लगेगा। डेल्टा एनजी क्या होता है, N2 - N1। नंबर ऑफ मोल मेंशन किया क्या, नहीं, मतलब जो रिएक्शन है वही नंबर ऑफ मोल, उसी से निकालो। तो N2 प्रोडक्ट कितना है, वो प्रोडक्ट का गैस ये ना, ये नंबर ऑफ मोल कितना है 1 माइनस N1, रिएक्टेंट में भी दोनों गैस है, ये 1 और ये 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 1 - 2 -1। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये माइनस ऐसी रहेगा, डेल्टा एन जी की वैल्यू भी -1 है, आर का वैल्यू होता है 8.314, टेम्परेचर कितना है रे 298, ये -1 क्या हो जाएगा प्लस, बाकी ये दो को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 8.314 इंटू 298, 2477.5, 2477.5 जूल, किलो जूल में बदलो इसको। पॉइंट कितना नंबर पीछे आएगा, 3 नंबर पीछे आ जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2.4477 ऐसा आएगा ना किलो जूल। वर्क डन निकालना था ना, ये पहला आंसर आ गया, वर्क डन आ गया। और क्या निकालना है बोल, और क्या निकालना है, डेल्टा यू। और क्या निकालना है बेटा, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू को निकालने के लिए अब यूज करेंगे डेल्टा एच का फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एच बोल, डेल्टा एच क्या था, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। याद करो हम लोग इसको ऐसा भी लिखते थे, ये प्लस मतलब माइनस माइनस, याद है। व्हाट इज दिस पी डेल्टा वी माइनस पी डेल्टा वी, कौन है वो, डब्ल्यू है ना, ये किसका फॉर्मूला है, डब्ल्यू का। तो यहाँ से डेल्टा यू का अकेला करो, माइनस डब्ल्यू इधर आएगा, डेल्टा एच प्लस डब्ल्यू। अब आ गया दोनों, डेल्टा एच क्वेश्चन में गिवन है और डब्ल्यू ये रहा। बस एक चीज़ देखना, डेल्टा एच किलो जूल में दिया था, इसीलिए मैंने इसको भी किलो जूल में ही कन्वर्ट किया, तभी ऐड कर सकते हो। इसको जूल में रख के ऐड नहीं कर सकते आप, अगर करना है ये जूल में तो वो भी जूल में। ठीक है, अभी दोनों का वैल्यू पुट करके ऐड कर दो। तो डेल्टा यू हो जाएगा डेल्टा एच, हाउ मच इज डेल्टा एच -72.3 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है बेटा 2.47, दोनों को ऐड करते हैं तो ये 3 के आगे 0 है ना, 0 और 7 7, 3 और 4 7, 72 + 2, अरे सॉरी माइनस करना है, 72.30 2.47, ये हो गया 2, ये हो गया 10, 3 8, 71 - 2 कितना आएगा बोल 69, माइनस, हाँ बड़ा नंबर माइनस पे, -69.83 किलो जूल। दिस इज द आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। ठीक है, हाँ सही है। इज इट वेरी मच क्लियर, सबको एकदम अच्छे से समझा। चलो लिख के लो पूरा। तो ऑलमोस्ट आधे के आसपास न्यूमेरिकल हो गया, 9 10 11 15 16 17 22 23, ये पेज नंबर 74 पर आएंगे बेटा सब लोग। पेज नंबर 74, वहाँ पे आपको हेडिंग मिलेगी, देखो एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मिला। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते रहे, जब कोई भी कंपाउंड में फिजिकल चेंजेस आएंगे, केमिकल चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब उसका फॉर्मूला नहीं बदलेगा। H2O है तो H2O ही रहेगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन ही रहेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा,
चेंज कौन सा आने वाला है बोल, फिजिकल चेंज आया, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, या गैस से लिक्विड हो गया, लिक्विड से सॉलिड हो गया, या फिर एटम से आयन बन गया, या फिर आयन से एटम बन गया, समझ रहा, या मॉलिक्यूल से एटम बन गया। ये सारी चीज़ों को बोलते हैं फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बोल, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन सारे प्रोसेसेस में, ये जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस है, इनमें कुछ एंथैल्पीज होती है जिसका आपको डेफिनेशन याद रखना है। अब यहाँ पे लाइन से आपको बहुत सारी एंथैल्पी दी हुई है, लाइन से काफ़ी सारी एंथैल्पी। सबसे पहला तो इन सारी एंथैल्पी की आपको डेफिनेशन याद रखनी, एक एक मार्क्स के लिए डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अब कुछ कुछ एंथैल्पीज के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आती है, तो जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है या पॉसिबल है उनके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। समझ में आ रहा है। सबसे पहली हेडिंग आपको दी है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। क्या दिया बोल, एंथैल्पी ऑफ, बेटा फेज मतलब बोलो, फेज मतलब स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, इसी को बोलते हैं फेज। और ट्रांजिशन मतलब चेंज होना। तो मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था, एक बार आज फिर बता रहा हूँ, फेज ट्रांजिशन के अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। लाइक अगर कोई सब्सटेंस अपने सॉलिड फॉर्म में है तो वो अपनी लिक्विड फॉर्म में जा सकता है, और अगर लिक्विड फॉर्म में तो अपने गैस फॉर्म में जा सकता है, या फिर वाइस वर्सा, उल्टा भी आ सकता है। तो इन सारे प्रोसेसेस के मैंने आपको नाम याद कराए थे पहले चैप्टर में। अगर भूल गया तो यहाँ पर देख, जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड बनती है तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल, फ्यूजन। या उसी का एक और नाम है मेल्टिंग, कॉमन नाम है उसका मेल्टिंग, पिघलना, सॉलिड से पिघल के लिक्विड बन गया। और जब कोई चीज़ लिक्विड से गैस बनती है, लिक्विड से गैस, तो इसको वेपराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल, वेपराइजेशन, या उसी को इवेपोरेशन भी बोलते हैं। उसी को और एक नाम क्या है बोल, इवेपोरेशन, या उसी को बॉइलिंग भी कहा जाता है। वेपराइजेशन बोलो, इवेपोरेशन बोलो, या बॉइलिंग बोलो। तो फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, वेपराइजेशन लिक्विड से गैस में। इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है ना, जब कोई चीज़ गैस से रिटर्न लिक्विड बनती है तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल, कंडेंसेशन। और जब कोई चीज़ लिक्विड से रिटर्न सॉलिड बनती है तो इसको फ्रीजिंग बोलते हैं, जमना, फ्रीजिंग। मेल्टिंग का उल्टा फ्रीजिंग। दो प्रोसेस और पढ़ाया था मैंने आपको। अगर कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनती है, बिना लिक्विड बने सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जा रही है, तो इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन। इसकी बहुत ही बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ड्राई आइस। याद है, ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड को जब फ्रीज किया जाता है तो ड्राई आइस बन जाती है। ड्राई आइस को जैसे ही आप फ्रीज़र से निकाल के रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो फ़ौरन सॉलिड से किस में बदल जाती है, गैस में। लिक्विड फॉर्म में जाती नहीं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस। पार्टी वगैरह में इसको यूज़ करते, मैंने आपको बताया था, वो जो वाइट कलर का धुआं रहता है पैर के पास, समझ में आ रही अच्छे से। तो सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना। और इसका उल्टा भी होता है, गैस से कोई चीज़ अगर डायरेक्ट सॉलिड बन रही है तो इसको डिपोजिशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते बोल, डिपोजिशन। इज इट वेरी मच क्लियर। तो ये सारे कुछ नाम हैं जो आपको फेज ट्रांजिशन में याद होना चाहिए। सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, गैस से रिटर्न लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस विदाउट पासिंग इनटू द लिक्विड स्टेज सब्लिमेशन, एंड गैस टू डायरेक्ट सॉलिड डिपोजिशन। समझ में। तो इन सारे प्रोसेसेस में जो एंथैल्पीज इन्वॉल्व होती है, उन एंथैल्पीज को हम लोग एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल, एंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांजिशन। मतलब सर ये देख, फ्यूजन के प्रोसेस में जितनी एंथैल्पी लगेगी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। वेपराइजेशन के प्रोसेस में एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, कंडेंसेशन के प्रोसेस पे एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग के प्रोसेस में एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, सॉलिड से गैस एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ डिपोजिशन। अच्छा, एंथैल्पी बोलते हैं किसको, मैं बार बार बोल एंथैल्पी रहा हूँ, लेकिन मेरा मतलब एंथैल्पी नहीं है। मेरा मतलब क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। सिर्फ एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, हीट। तो चेंज इन एंथैल्पी मतलब चेंज इन हीट। सॉलिड से लिक्विड कोई चीज़ बन रही है तो यहाँ से वहाँ जाने में उसका जितना हीट चेंज हुआ रहेगा उसी को बोलेंगे उसकी एंथैल्पी। तो सॉलिड से लिक्विड बन रही है मतलब क्या हो रहा है, फ्यूजन। तो यहाँ से वहाँ जा रहा है, फ्यूजन हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, जितनी हीट चेंज हुई है उसी को क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे बोले, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। पर आपको डेफिनेशन ऐसा नहीं लिखना है, सॉलिड से लिक्विड समथिंग इज कन्वर्टिंग, हीट चेंज इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ऐसा नहीं। डेफिनेशन टेक्निकल होना चाहिए, जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया उसको भी हम लोग एक एक करके अंडरलाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया बेटा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सबसे पहला क्या दिया है बोल, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसको दिखाते कैसा, बोर्ड पर देख, डेल्टा एच लिखने का और इधर पे FUS, ऐसा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। समझ में अच्छे से। डेफिनेशन देखेंगे बेटा सब लोग इसकी। अच्छा, फ्यूजन बोलते किसका, सॉलिड से लिक्विड। इस बात को ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन देखना। अच्छा, एक बात और, जब भी फेज ट्रांजिशन हो रहा है ना बेटा, तो उसको स्टडी करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करना पड़ता है।
क्योंकि फेस दो ही तरीके से बदला जा सकता है, या तो टेम्परेचर के जरिए या तो प्रेशर के जरिए। सॉलिड है, टेम्परेचर बढ़ा दोगे लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड है टेम्परेचर और बढ़ा दोगे गैस बन जाएगा, गैस है टेम्परेचर कम कर दोगे लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड है टेम्परेचर और कम कर दोगे सॉलिड बन जाएगा। समझ में अच्छे से? सॉलिड है उसका प्रेशर कम कर दोगे लिक्विड बन जाएगा, प्रेशर और कम कर दोगे गैस, गैस का प्रेशर बढ़ा दोगे लिक्विड, लिक्विड का प्रेशर बढ़ा दोगे सॉलिड। यानी फेज ट्रांजिशन होता ही दो चीज़ों की मदद से। कौन सी दो चीज़ें? टेम्परेचर और प्रेशर। तो जब भी आप फेज ट्रांजिशन को स्टडी कर रहे हो ना, तो आपको इन दो चीज़ों को क्या रखना पड़ेगा बेटा? कांस्टेंट। दो में से एक भी चीज़ अगर कांस्टेंट नहीं तो फेज ट्रांजिशन दूसरा कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब लिक्विड है तो गैस भी बन सकता है, सॉलिड भी बन सकता है, तो आप उसको स्टडी कैसे करो? तो इन सारे डेफिनेशन में एक चीज़ तो कॉमन रहेगी कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहने वाला है बेटा? सेम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब सॉलिड का लिक्विड बनना। तो देखो जरा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की आपको क्या डेफिनेशन दिया है, सब लोग देखेंगे। एंथैल्पी चेंज या फिर चेंज इन एंथैल्पी बोल सकते हो ना, दैट अकर, जो होती है कब होती है? देख, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड, 1 मोल लिखना बहुत जरूरी है। किसी भी सॉलिड का कितना मोल? 1 मोल। 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ना तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना तो प्रेशर चेंज हो रहा है, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो मतलब समझ, किसी भी सॉलिड का आपने कितना लिया बोल? 1 मोल, और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो? लिक्विड में, बिना टेम्परेचर प्रेशर चेंज किए। तो इस प्रोसेस में जितनी एंथैल्पी चेंज होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। कितना सिंपल है। कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखना है। वो एंथैल्पी चेंज, किस प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज? जब 1 मोल सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। तो 1 मोल मेंशन करना जरूरी है। 1 मोल सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है बोल? लिक्विड में। और टेम्परेचर प्रेशर क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ अ प्रोसेस इन विच 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। आप अपने ओन नोट में भी लिख सकते हो। चलिए समझो सबको। आपको एग्जांपल दी दे, यू बीन गिवन एग्जांपल H2O सॉलिड। H2O सॉलिड मतलब कौन रे? आइस, बर्फ। और कितना मोल लिए थे उसका? 1। किस में कन्वर्ट हो रहा है वो? H2O लिक्विड, H2O लिक्विड। तो फ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? इधर देख, मेल्ट हो गया ना, आइस मेल्ट होके पानी बन गया। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी लगेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। कितनी वैल्यू दी है उसको देख? प्लस 6.01 किलो जूल। टेम्परेचर कितना लेने बोला है बोल? टेम्परेचर लेने बोला उसने 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए इतनी एंथैल्पी लगेगी। अच्छा, एंथैल्पी चेंज मतलब हीट का चेंज। हीट का चेंज मतलब जो हीट लग रही, प्लस में या माइनस में? प्लस। प्लस में मतलब हीट ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है? ऐड हो रही है। यानी अगर आप 1 मोल सॉलिड को, सॉलिड वाटर को 1 मोल लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको उसको इतनी हीट देनी पड़ेगी, 6.01 किलो जूल पर मोल। 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में बदलने के लिए इतनी हीट देनी पड़ेगी। तो फिर मुझे बताना इसका उल्टा करने के लिए क्या करेंगे? लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए क्या करेंगे? सेम इतनी हीट क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। तब आप उसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं बोलोगे, तब आप उसको एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग बोलोगे, लिक्विड से सॉलिड। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि H2O लिक्विड बदल रहा है H2O सॉलिड में, तो वहां पे जो एंथैल्पी रहेगी वो क्या रहेगी बोले? एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। कितना रहेगा उसका वैल्यू? -6.01 किलो जूल। समझ में आ रहा है? अच्छा, आपको डेफिनेशन दिया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का। अगर आपसे मैं पूछ लूं एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, तो चेंज कितना होगा? जरा ध्यान से देख। एंथैल्पी चेंज दैट अकर व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड is converted into solid without change in temperature at constant pressure is enthalpy of freezing। तो फ्यूजन का डेफिनेशन है, फ्रीजिंग का नहीं दिया। लिख लोगे? लिख लोगे बेटा? खाली जो सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड है ना, उसकी जगह पर क्या जाएगा बोल? लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। तो चाहिए तो वो उतना अंडरलाइन कर लो। और जो इतना दिया ना आपको, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, उसकी जगह पर क्या जाएगा बोल? लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। तो बेटा एक का डेफिनेशन आपको गिवन है, इसका डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, इसका डेफिनेशन आप लोग खुद से करेंगे। मैंने बता दिया क्या आएगा। एंथैल्पी चेंज दैट अकर व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। और दोनों एक दूसरे का उल्टा रहेगा। अगर फ्यूजन की एंथैल्पी दी है तो उसका साइन चेंज कर दो, फ्रीजिंग की एंथैल्पी बन जाएगी। और फ्रीजिंग की एंथैल्पी दी है तो उसका साइन चेंज कर दो, फ्यूजन की एंथैल्पी बन जाएगी। मतलब कि फ्यूजन, किसी भी सब्सटेंस के फ्यूजन और फ्रीजिंग की एंथैल्पी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है। बस फर्क किसका होता है बोल? साइन। ये प्लस में तो माइनस में है, और ये माइनस में तो वो प्लस में है। समझा? ये हो गया आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, एक साथ दोनों हो गए।
ना नेक्स्ट है आपका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट क्या है बोल, वेपराइजेशन। इसको देख ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एच इधर बीच में लिखने का वेप, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब मेरे ख्याल से आपको खुद ही समझ जाना चाहिए वेपराइजेशन कौन सा प्रोसेस होता है, लिक्विड से गैस बनने का प्रोसेस। तो उस वक्त की एंथैल्पी जब कितना लिक्विड, 1 मोल ऑफ लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। तो उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी रहेगी इसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस की जो एंथैल्पी रहेगी इसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और इसका उल्टा क्या करेगा बोल, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। समझ में आ रहा है। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का डेफिनेशन देखो, इट इज अ एंथैल्पी चेंज, मिला, एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड। सर अलग दे दिया है, वो खाली हीरो बनने की कोशिश। आप सेम तरीके से लिख सकते हो, जैसा ऊपर लिखा है ना एग्जैक्टली वैसे लिख सकते हो। एंथैल्पी चेंज दैट अकर व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड किया क्या जाएगा, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। डिक्टो सेम लिखो, चलेगा, समझ में आ रहा अच्छे से। तो कंडेंसेशन का क्या आएगा बोल, कंडेंसेशन का क्या है बोल, एंथैल्पी चेंज, वो पहली वाली डेफिनेशन देख के बोल, पहली वाली डेफिनेशन देख, एंथैल्पी चेंज दैट अकर व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर या विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। तो दो एंथैल्पी हो गई आपकी यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और उसी के साथ हमने क्या कर लिया, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। एक रिएक्शन भी दिया आपको इसको समझाने के लिए कि मेरे पास H2O लिक्विड है, क्या है बेटा, H2O लिक्विड। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ H2O गैस में, लिक्विड से गैस बन रहा है मतलब वेपराइजेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो वेपराइजेशन की एंथैल्पी दी हुई है, कितनी दी हुई है देख, H2O लिक्विड से H2O गैस कितनी एंथैल्पी दी है, +40 किलो जूल पर मोल। और टेम्परेचर कितना लेने बोला तो 100 डिग्री, उसी को 25 डिग्री ले लोगे तो वैल्यू बदल जाएगी। हाँ 40 की जगह कितनी जाएगी देख, 44 हो जाए। तो खैर मैं इसको ले रहा हूँ। तो इसका उल्टा कौन सा प्रोसेस रहेगा, कंडेंसेशन, मतलब H2O गैस रहेगी और किस में कन्वर्ट होगी बोल, H2O लिक्विड। तो डेल्टा H जो रहेगा वो वेपराइजेशन का नहीं रहेगा, किसका रहेगा, कंडेंसेशन का। कितना रहेगा बोल, -40 किलो जूल। तो कितनी डेफिनेशन हो गई टोटल, 4, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ। और चारों को हम लोग किसकी मदद से लिख रहे हैं, पहली वाली डेफिनेशन की मदद से। चाहिए तो पेज छोड़ के घर पे जाना, इन चारों का डेफिनेशन खुद से लिखना ताकि 1 मार्क्स के लिए पूछे तो आप कर सको। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से बेटा, इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो गया, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग हो गया, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो गया, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्या है बेटा बोल, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसको ऐसा लिखते हैं, डेल्टा H सब। आप लोग बताओ किसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड नहीं, 1 मोल सॉलिड, 1 मोल मेंशन करना भूलो मत। जब इनमें से कोई भी एंथैल्पी जब हम लोग निकालते हैं, चाहे फ्यूजन हो, चाहे वेपराइजेशन हो, फ्रीजिंग हो, कंडेंसेशन हो या सब्लिमेशन हो, कुछ भी हो, तो सब्सटेंस को कितना लेना होता है बोल, 1 मोल। 1 मोल से ज़्यादा रहेगा तो उधर पे जो एंथैल्पी आ रही है वो नहीं कहलाएगी, वो डेफिनेशन वो नहीं रहेगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 3 मोल सॉलिड को लिक्विड में बदला, तो उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी रहेगी उसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे, बिल्कुल नहीं बोलोगे। 1 मोल के लिए कहलाया जाती है डेफिनेशन, 1 मोल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। तो फिर से बोलो, सब्लिमेशन का क्या रहेगा बोल, 1 मोल सॉलिड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस, डायरेक्टली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस। डायरेक्टली मेंशन करना जरूरी है, बिना लिक्विड के डायरेक्ट गैस बन रही हो। तो 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी रहेगी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। डेफिनेशन देखो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की, इट इज अ एंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड, पढ़ा के क्या लिखा है, डायरेक्टली इनटू वेपर। वेपर की जगह और क्या लिख सकते हो, गैस भी लिख सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। है एकदम सिंपल डेफिनेशन। तो वो गई आपकी सब्लिमेशन की एंथैल्पी। डिपोजिशन की नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, डिपोजिशन बहुत कम ही आपको दिया हुआ। ये 5 याद रखो, फ्यूजन, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना बेटा, इधर सुनो सब लोग। आगे हम लोग एक लॉ पढ़ेंगे, हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। आगे एक लॉ पढ़ेंगे हम लोग, तो वो लॉ अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। वो लॉ मैं आपको अभी पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन उसका एक निचोड़ मैं आपको बता देता हूँ।
कोई प्रोसेस अगर 2 या 3 स्टेप में हो रहा है ना, तो हर स्टेप में जितनी एंथैल्पी लग रही है उस प्रोसेस को आप एक स्टेप में करोगे ना तो भी टोटल एंथैल्पी सेम लगेगी। जैसे मिसाल के तौर पर एक चीज़ थी, ए से बी बनी, बी से सी बनी, सी से डी बनी, तो ए से बी में एंथैल्पी लगी है एक्स, बी से सी में एंथैल्पी लगी है वाई, और सी से डी में एंथैल्पी लगी है जेड। तो अगर आप ए से डायरेक्ट डी बनाओगे तो एंथैल्पी कितनी लगेगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंथैल्पी सेम ही लगेगी। इसको बोलते हैं हेज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये उसका कंक्लूजन है। हर स्टेप में लगने वाली एंथैल्पी ऐड करोगे तो जो डायरेक्ट ओवरऑल स्टेप है ना उसकी एंथैल्पी के बराबर आएगी। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए बेटा यहाँ पर देख, इधर देख, समझ, नंबर से समझते हैं। समझ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है और एंथैल्पी की वैल्यू है 5, कितनी है, क्या कहलाएगी एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और फिर लिक्विड से गैस बदला, लिक्विड से गैस बना और एंथैल्पी लगी 3, तो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है 5, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है 3, तो बताना एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कितना रहेगा, 8। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं कि फ्यूजन की एंथैल्पी और वेपराइजेशन की एंथैल्पी को ऐड करेंगे तो सब्लिमेशन की एंथैल्पी। तो यहां से एक फॉर्मूला मिलता है मेरे को, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बराबर होता है किसके, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब बाकी ये फॉर्मूला आया कहां से, मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत नहीं, एकदम अच्छे से समझा बेटा। देख वहां पे उसने चार्ट के जरिए बताने की कोशिश की है, देख वो 3 लाइन दिखाया उसने, 3 लाइन बनी हुई दिख रहा है डायग्राम में, देख नीचे लिखा है सॉलिड, बीच में लिक्विड, ऊपर लिखा है गैस। सॉलिड से लिक्विड गया फ्यूजन, एंथैल्पी कितनी है, डेल्टा एच फ्यूजन। लिक्विड से गैस गया वेपराइजेशन, एंथैल्पी कितनी है, डेल्टा एच वेपराइजेशन। और जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है, वो बड़ी वाली एरो देख क्या लिखा था, सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन। तो दोनों छोटी छोटी एरो को ऐड करोगे तभी तो वो बड़ी वाली एरो बनेगी। तो उतनी मेहनत करने से अच्छा जैसा समझाया समझ गया सबको, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो फ्यूजन, लिक्विड से गैस में जा रहे हो वेपराइजेशन, तो सब्लिमेशन की एंथैल्पी फ्यूजन और वेपराइजेशन की एंथैल्पी की क्या रहेगी, बराबर। अब इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल दिया नहीं है पर आ सकता है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। लेट्स से एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एट अ गिवन टेम्परेचर इज सो एंड सो एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एट द सेम टेम्परेचर इज सो एंड सो, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एट दैट टेम्परेचर। कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड कर दो, या फ्यूजन और सब्लिमेशन दे देगा, वेपराइजेशन निकालने बोलेगा, या वेपराइजेशन सब्लिमेशन दे देगा, फ्यूजन निकालने बोलेगा। कर लेंगे, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे पॉसिबल है। वैसे दिया नहीं लेकिन आया तो कर लेंगे ना बेटा, पक्का। यहाँ पे हो गया आपका एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन खत्म, इधर पे क्या हो गया बोल, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन फिनिश। इसके बाद नेक्स्ट क्या है देख, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर चेंज, यानी एटम से आयन बन रहा है, एटम से क्या बन रहा है बोल, आयन, या फिर मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट हो रहा है, वो सब अभी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले ये जो अभी हमने पढ़ा है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, देखते हैं अगर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल वगैरह दिया है तो उसको करते हैं। समझ में आ रहा अच्छे से, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं बेटा। तो सॉल्व एग्जाम्पल में तो वहाँ पे अपने को कोई भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। आगे आएंगे सीधा एक्सरसाइज पे, कम टू योर एक्सरसाइज। सबसे पहले देखेंगे बेटा एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू में छठा एमसीक्यू देख क्या पूछा है, देख कैसा क्वेश्चन घुमा के करते हैं। देखो टॉपिक यही है पर क्वेश्चन करने का तरीका देखेंगे सब लोग। 6.24 ग्राम ऑफ इथेनॉल, कौन है बेटा, इथेनॉल। कंपाउंड कौन सा है, इथेनॉल। 6.24 ग्राम मतलब क्या दिया हुआ है, मास। वेरी गुड। तो मास ऑफ इथेनॉल दिया है, क्या दिया है बोल, मास ऑफ इथेनॉल कितना दिया है, 6.24 ग्राम। आगे पढ़ो। 6.24 ग्राम ऑफ इथेनॉल आर वेपराइज, इसको क्या किया मैंने, वेपराइज किया। इसको क्या किया बोल, वेपराइज किया बाय सप्लाइंग 5.89 किलो जूल ऑफ हीट। कितनी हीट दे करके, 5.89 किलो जूल ऑफ हीट दिया। तो ये इथेनॉल जो था वो क्या हो गया बोल, वेपराइज हो गया। अब मेन क्वेश्चन पढ़ो क्या है उधर, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ इथेनॉल विल बी, क्या निकालना है बोल, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मतलब ऐसा लिखेंगे ना इसको, डेल्टा एच वेप, ये निकालना है। अब आप बोलोगे सर कितना वाहियात क्वेश्चन है। उसने बोल तो दिया कि इथेनॉल को वेपराइज करने के लिए इतनी हीट देनी पड़ रही, कितनी हीट देनी पड़ रही बोल, 5.89।
तो सर आपने अभी बताया कि वेपराइजेशन के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है उसी को एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला तो है सर कि इथेनॉल को वेपराइज करने के लिए 5.89 किलो जूल ऑफ हीट लग रही है, तो वही तो रहेगी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। पर ऑप्शन में देखो कहीं भी 5.89 दिया है क्या? तो आप कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ पर। 1 मोल, वेरी गुड। चाहे फ्यूजन की एंथैल्पी हो, चाहे वेपराइजेशन हो, चाहे कंडेंसेशन हो, चाहे फ्रीजिंग हो, इन सब के लिए शर्त है कि कंपाउंड कितना होना चाहिए? 1 मोल। अब वो जो हीट दी है 5.89 किलो जूल, वो 1 मोल के लिए दी है क्या? कितने ग्राम के लिए दी है? 6.24 ग्राम। अब 6.24 ग्राम में 1 मोल होगा या कितना मोल होगा हमको क्या मालूम। तो जो हीट दी है 5.89 वो किसके लिए दी है बोल? 6.24 ग्राम के लिए। और वेपराइजेशन एंथैल्पी निकालना है तो किसके लिए लेना पड़ेगा? 1 मोल के लिए। तो अब ये कैसे कर रहा हूँ सब बोर्ड पर देखिए। सबसे पहले इसमें 6.24 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मोल है वो फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल के लिए मास लगता है और क्या लगता है? मोलार मास। लेट अस फाइंड आउट मोलार मास ऑफ इथेनॉल। मोलार मास ऑफ इथेनॉल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल? C2H5OH। ऑल लगा हुआ है मतलब अल्कोहल, ऑल लगा है मतलब अल्कोहल। अल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है? OH। अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? OH। और ईथ मतलब 2 कार्बन, तो C2H5OH, दिस इज योर इथेनॉल। ठीक है ना। इसका मोलार मास निकालते हैं। कार्बन कितना है इसमें? 2, तो 2 कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितना है? 5 और ये 1, 6। हाइड्रोजन कितना है बोल? 6। और ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, 12 दूनी 24, 6 का 6, 16, 24 और 6 30, 30 और 16 46। ये आ गया मेरे को मोलार मास। ये क्या आ गया बोल? मोलार मास। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल? मास बाय मोलार मास। मास कितना है बेटा इसका? 6.24 और मोलार मास कितना है? 46। ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो। दिस इज नंबर ऑफ मोल। ये क्या है बोल? नंबर ऑफ मोल। दिस इज नंबर ऑफ मोल। तो जो एनर्जी दी है ना हीट 5.89, वो कितने नंबर ऑफ मोल के लिए है? इतने नंबर ऑफ मोल के लिए। इधर देख, इतने नंबर ऑफ मोल को वेपराइज करने के लिए उतनी हीट लगेगी। अपने को निकालना क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मतलब कितने नंबर ऑफ मोल को वेपराइज करना पड़ेगा? 1। तो इतने के लिए उतनी है, 1 मोल के लिए कितनी रहेगी निकाल लेंगे ना। ट्रिक याद है? ट्रिक तो चल बोर्ड पर देख, बोर्ड पर देख बेटा। टू वेपराइज 6.24/46 मोल ऑफ इथेनॉल। इतने इथेनॉल को वेपराइज करने के लिए, ध्यान से देख, इसने इथेनॉल को वेपराइज करने के लिए कितनी हीट लग रही है? 5.89 किलो जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। करेक्ट है। और हीट ही मतलब कौन? हीट मतलब कौन? एंथैल्पी। हीट मतलब कौन? एंथैल्पी। तो इतने मोल को वेपराइज करने के लिए इतनी एंथैल्पी लग रही, पर अपने को निकालने का एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? देयरफॉर टू वेपराइज कितना मोल? 1 मोल ऑफ इथेनॉल। तो 1 मोल को वेपराइज करने के लिए जितनी हीट लगेगी, हीट रिक्वायर्ड विल बी, 1 मोल को वेपराइज करने के लिए जो हीट लगती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। करेक्ट है। अब क्या करते हैं? ट्रिक याद है ना। ये किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे। तो 6.24/46 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे। 1 इंटू 5.89 बीच में इक्वल टू, कैसे निकालोगे डेल्टा एच वेपराइजेशन? बोल। 5.89, 46 ऊपर, 6.24 नीचे। ये पूरे को लॉग से सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फाइव 5.89 इंटू 46 डिवाइड बाई 6.24, वैल्यू आ रही है 43.42। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन इज 43.42 किलो जूल। समझा नहीं सबको अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? समझ में आया सबको? ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? देख, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 43.4। समझा ना कैसे किया बेटा?
तो उसने एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पूछा था, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए फ्यूजन की एंथैल्पी हो, वेपराइजेशन की हो, कंडेंसेशन की हो, फ्रीजिंग की हो या सब्लिमेशन की हो। हर केस में जो मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड दिया वो कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। और यहाँ पर 1 मोल की हीट नहीं दी थी, 6.24 ग्राम की दी थी। तो पहले मैंने पता किया 6.24 ग्राम में इतना मोल होता है, उतनी मोल के लिए इतनी हीट दी हुई है, तो 1 मोल के लिए जो रहेगी उसी को एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। अपनी वाली ट्रिक लगा दी, आंसर आ गया। ट्रिक याद है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का और बीच में इक्वल। समझा अच्छे से। तो ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आया तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट साइड में रफली करने का इसको, ठीक है ना। हाँ, सॉल्व करके दिखाने के लिए आया तो ऐसा करना पड़ेगा। समझा अच्छे से। ये हो गया आपका एमसीक्यू नंबर 6, टिक कर लो उसको। नेक्स्ट अभी देखेंगे सब लोग। हाँ, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, एकदम समझने वाला है। इतनी जगह में होगा कि नहीं होगा, एक काम करो इसको देख लो, फिर वो कराता हूँ। कहीं जगह कम पड़ गई ना तो समझेगा नहीं इसको। पहले क्वेश्चन को रीड करके समझते दिया हुआ क्या है। देखो, कैलकुलेट द टोटल हीट रिक्वायर्ड। टोटल हीट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, बोल, टोटल हीट। अच्छा, हीट मतलब मैं एंथैल्पी भी बोल सकता हूँ, यानी टोटल एंथैल्पी निकालना। क्या निकालना है, बोल, टोटल एंथैल्पी। अब प्रोसेस देखो क्या हो रहा है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ए, पहला स्टेप है टू मेल्ट 180 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस लिए हमने कितना ग्राम, 180 ग्राम, और उसको 0 डिग्री पे मेल्ट कर रहे हैं। मेल्ट कर रहे हैं मतलब सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं 0 डिग्री पे। यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, खाली वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, बर्फ़ को हम लोग छूते तो ठंडा लगता है कि नहीं। वो बर्फ़ जैसे ही पिघल के पानी बनता है, वो उसको छूओगे तो गर्म लगता है क्या, रहता तो वो भी ठंडा है ना। तो फेज ट्रांजिशन का ये मतलब नहीं कि जिस वक्त सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो उसका टेम्परेचर भी बदल जाएगा। टेम्परेचर वही है 0 डिग्री। 0 डिग्री पे बर्फ था, उसको 0 डिग्री पे मैं क्या बना रहा हूँ, बोल, लिक्विड। तो ये पहला स्टेप है। अब कितना आइस था, 180 ग्राम। देख, टू मेल्ट 180 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री। अब बी देख, हीट इट टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या किया, ये जो पानी बना लिक्विड, इसको गर्म करना चालू किया। कहाँ से कहाँ तक, 0 पे ये था, हीट करके कहाँ तक लेके गया उसको, 100 पे। कंटिन्यूएशन में चल रहा है, समझ। तो एक आइस थी 180 ग्राम 0 डिग्री पे, उसको मेल्ट करके क्या बना है, लिक्विड पानी। अभी भी टेम्परेचर कितना है, 0 ही है। अब क्या करना चालू किया, उसको हीट करना शुरू किया। कहाँ तक, 100 डिग्री सेल्सियस। सही है। मास उतना ही 180 ग्राम का 180 ग्राम है। आगे बढ़ो, अभी भी खत्म नहीं हुआ। देख, सी वेपराइज इट एट दैट टेम्परेचर। अब ये जो 180 ग्राम तक हीट 180 ग्राम पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट हो गया था, अब इसको सेम इसी टेम्परेचर पर क्या करना है, वेपराइज। वेपराइज मतलब गैस बना है। टेम्परेचर सेम है, 100 का 100 ही है, बस वो लिक्विड से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। तो यहाँ पे जाके पूरा प्रोसेस खत्म हुआ। तो इस पूरे प्रोसेस में कितनी हीट लगेगी वो निकालना है। तो ज़रा ये पूरे प्रोसेस को अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें, कुछ ऐसा दिखेगा। पहले मेरे पास था H2O सॉलिड, या फिर उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बोल, आइस। आइस लिखो या H2O सॉलिड लिखो, दोनों चलेगा। और ये कितना ग्राम है मेरे पास, बोल, 180 ग्राम। कितना ग्राम है, 180 ग्राम। कितने टेम्परेचर पर है, 0 डिग्री पर है। कितने टेम्परेचर पर है, 0 डिग्री पर है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ किस में, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ बेटा, लिक्विड में, लिक्विड वाटर में, पानी में, H2O लिक्विड। मास अभी भी कितना रहेगा, बोल, मास चेंज हो जाएगा क्या, मास अभी भी 180 ग्राम ही रहेगा। और टेम्परेचर कितना है बेटा, 0 डिग्री, 0 ही है। अभी हीट कहाँ की उसको, अभी उतना ही। तो ये पहला स्टेप है, स्टेप नंबर ए। तो मेल्ट 180 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री। 0 डिग्री पर 180 ग्राम आइस को क्या किया मैंने, मेल्ट किया। ये स्टेप नंबर 1। अब मुझे इसको क्या करना है, बोल, हीट करना। तो मैंने इसको हीट करना शुरू किया, ताकि जो लिक्विड वाटर है रहेगा, अभी भी ये लिक्विड ही, अभी भी क्या है, बोलो, लिक्विड ही है, क्योंकि इसका फेज नहीं ट्रांजिशन कर रहे हम लोग, खाली इसको क्या कर रहे हैं, बोल, हीट कर रहे हैं। मास अभी भी इसका कितना है, बोल, 180 ग्राम ही है। हाँ, बस फर्क से कितना है, इसको हम लोग हीट कर चुके, गर्म कर चुके। तो जब ये 0 डिग्री पे था, अब ये कितने पे है, 100 डिग्री पे। दिस इज स्टेप नंबर बी। देन हीट इट टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब स्टेप नंबर सी में मैंने क्या किया, बोल,
वेपराइज इट एट दैट टेम्परेचर, इसी सेम टेम्परेचर पे इसको क्या करना है, वेपराइज करना है, मतलब इसको अब लिक्विड से क्या बनाना है मुझे, वेपर या गैस भी बोल सकते, H2O गैस बनाना है। मास उसका भी कितना रहेगा, 180 ग्राम, मास उसका भी कितना रहेगा बोल, 180 ग्राम। टेम्परेचर अभी भी कितना है, 100 ही है। एट दैट टेम्परेचर, उधर लिखा है उसी टेम्परेचर पे ही खाली लिक्विड से क्या बन गया है, गैस। ये आपका स्टेप नंबर 3 है। तो पूरे प्रोसेस को हम लोग कुछ ऐसा दिखा सकते हैं। 180 मेल्ट 180 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री, स्टेप ए। हीट इट टू 100 डिग्री सेल्सियस, स्टेप बी। वेपराइज इट एट दैट टेम्परेचर, स्टेप सी। इस पूरे प्रोसेस में लगने वाली टोटल हीट निकालना है। कैसे निकालोगे, यहाँ पे लगने वाली हीट प्लस यहाँ पे लगने वाली हीट प्लस यहाँ पे लगने वाली हीट, तीनों को क्या कर दोगे, ऐड। तो मैं मान लेता हूँ कि इस प्रोसेस में हीट लग रही डेल्टा H1, ये प्रोसेस में हीट लग रही डेल्टा H2 और ये प्रोसेस में हीट लग रही डेल्टा H3। तो जो टोटल हीट रहेगी, टोटल हीट जिसको मैं सिर्फ डेल्टा H बोल रहा हूँ, डेल्टा H, कैसे निकालोगे इसको, कैसे निकालोगे बोल, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। अब एक एक करके तीनों को निकालते हैं। कुछ डेटा और दिया हुआ है, अब उसके ऊपर ध्यान दो। क्या डेटा दिया है और देखो, गिवन डेल्टा H फ्यूजन ऑफ आइस, इधर देख, डेल्टा H फ्यूजन ऑफ व्हाट, आइस, कितना दिया बेटा, कितना दिया बोलो, 6.01 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। ये पहला डेटा दिया है। और टेम्परेचर क्या बोला इसका, एट 0 डिग्री सेल्सियस। और क्या दिया देख, डेल्टा H वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड, H2O लिक्विड का वेपराइजेशन का एंथैल्पी दिया, कितना दिया बेटा, 40.7 किलो जूल पर मोल एट कितने टेम्परेचर पर, 100 डिग्री पर, 100 डिग्री पर। आगे बढ़, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अभी स्पेसिफिक हीट क्या होती है बताता हूँ मैं आपको, डोंट वरी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसको ना कैप सी से दिखाते हैं, इसको किससे दिखाते हैं बोल, सी से। कितना दिया स्पेसिफिक हीट, 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन। अभी स्पेसिफिक हीट क्या होती है इसके बारे में थोड़ा रुक के बात करेंगे। ये 3 डेटा दिया है। अब जरा बेटा ये पूरे प्रोसेस को फिर से देख, अगर आप नोटिस करोगे तो ये सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, यहाँ पर और कुछ नहीं हो रहा है, फ्यूजन ही हो रहा है। कितने डिग्री पर हो रहा है, 0 डिग्री पर। ये लिक्विड से गैस बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। कितने डिग्री पर हो रहा है, 100 डिग्री पर। तो अगर आप नोटिस करोगे तो दिस प्रोसेस इज नथिंग बट फ्यूजन एंड दिस प्रोसेस इज नथिंग बट वेपराइजेशन। तो अब भी हमने पढ़े फ्यूजन में जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यहाँ पर दिया है सेम टेम्परेचर पे, कितना, 6.01। यानी यहाँ पर हीट कितनी लगेगी, 6.01। नहीं, मिस कर रहे हो एक चीज़, 1 मोल। ये जो एंथैल्पियाँ दी होती है हमेशा किसके लिए दी होती है, 1 मोल के लिए दी होती है। इधर पे कितना वाटर है, 180 ग्राम। अब 180 ग्राम में 1 मोल रहेगा, क्या पता, नहीं हो भी सकता, नहीं भी सकता। लेकिन एक बात पता है, 1 मोल को फ्यूज करने के लिए इतना ही लगेगा। तो यार पता कर लो 180 ग्राम में कितना मोल है, समझ 2 मोल है। तो 1 मोल को फ्यूज करने के लिए इतना लग रहा है, 2 मोल के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर, 5 मोल के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर। सिमिलरली ये लिक्विड है, वो गैस है, क्या हो रहा है इधर, वेपराइजेशन। 1 मोल को वेपराइज करने के लिए इतनी हीट लग रही है, तो पता कर लो कितना मोल है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये और ये इन दोनों से डायरेक्ट आ जाएगा। बस सिर्फ ये ना, वो भी निकाल के दिखा दो कैसे निकाले, पहले ये 2 को निकालो, ठीक है ना। तो फॉर स्टेप ए, या कुछ भी करने से पहले नंबर ऑफ मोल पता करते हैं। मास ऑफ वाटर कितना दिया वो, मास ऑफ H2O, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तीनों ही केस में कितना दिया है, 180 ग्राम। मोलार मास निकालते हैं। मोलार मास ऑफ H2O, हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो 2 × 1 + 1 × 16, 16 का 16, 2 का 2, 16 और 2 18। ये मास आ गया, मोलार मास आ गया। क्या निकालेंगे अब, नंबर ऑफ मोल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल, मास बाय
मोलार मास, मास कितना दिया रे 180, मोलार मास कितना है 18, कैंसिल करो कितना आएगा 10। तो नंबर ऑफ मोल मुझे मिल गए 10 मोल्स। यानी जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, वाटर कितना मोल है इसमें 10 मोल, 10 मोल सॉलिड से 10 मोल लिक्विड बना, फिर वही 10 मोल हीट हुआ और फिर वो 10 मोल लिक्विड से क्या बना गैस। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना दिया है 6.01, ये कितने मोल के लिए दिया है 1 मोल, तो 10 मोल के लिए कितना रहेगा मल्टीप्लाई बाय 10 60.1 डायरेक्ट आ गया। समझ में आ रहा है? तो हम लोग लिखेंगे इधर फॉर स्टेप 1 या स्टेप ए, फॉर स्टेप ए, ठीक है ना, इधर ध्यान से देख, हीट रिक्वायर्ड टू heat required for fusion of 1 mole of water, 1 मोल वाटर को फ्यूज करने के लिए जितनी हीट रहेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डेल्टा एच फ्यूजन। तो 10 मोल के लिए क्या रहेगा फॉर 10 मोल्स ऑफ वाटर, 10 मोल के लिए क्या रहेगा बोल 10 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। तो ये 10 मोल को फ्यूज करने के लिए लगने वाली हीट है जिसको हमने यहाँ पर क्या नाम दे दे डेल्टा H1। तो ये किसकी वैल्यू है डेल्टा H1। तो ये 10 को ऐसे रहने दे, डेल्टा H फ्यूजन कितना है 6.01, ये जब 10 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 60.1 यूनिट डिक किलो जूल पर मोल, या सिर्फ किलो जूल लिखो चलेगा, मोल से मोल कटेगा। 10 किस में है ये 10 किस में है मोल में ना, तो वो मोल और ये पर मोल कैंसिल हो जाए, तो ये आ गया डेल्टा H1, ये क्या आ गया बोल डेल्टा H1, एक हीट आ गई। सेम इसी तरीके से क्या निकालेंगे डेल्टा H3। तो 4 स्टेप सी, स्टेप सी के लिए देखेंगे बेटा सब लोग, हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर को वेपराइज करने के लिए जितनी हीट लगेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डेल्टा एच वेपराइजेशन। और इधर 1 मोल नहीं, इधर कितना मोल है 10 मोल, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फॉर 10 मोल्स ऑफ वाटर, 10 मोल को वेपराइज करने के लिए कितनी हीट लगेगी 10 इंटू डेल्टा एच वेप, और ये 10 मोल को वेपराइज करने के लिए जो हीट लग रही है उसी को हमने क्या नाम दिए डेल्टा H3। तो ये 10 इंटू डेल्टा एच वेप कितना दिया है बोल 40.7, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 407 किलो जूल, उसका भी यूनिट किलो जूल है। ये आ गया बेटा डेल्टा H3। अब बस एक चीज़ रह गई, क्वेश्चन खत्म है, कौन है वो डेल्टा H2, बस ये निकाल दो सर, तीनों को ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा स्पेसिफिक हीट बोलते किसको, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट। किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम को 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट करना पड़ता है, जितनी हीट देनी पड़ती है, उसी हीट को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ऐसे नहीं समझा तो मिसाल से समझ मेरे पास एक केमिकल है 1 ग्राम, कितना 1 ग्राम, 1 ग्राम मेरे पास एक केमिकल है, उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। अब मुझे उसका टेम्परेचर करना है 31 डिग्री, 30 से कितना करना है 31, मतलब कितने का चेंज आ रहा है 1 डिग्री, कितने का चेंज आ रहा है 1 डिग्री। अपने आप हो जाएगा क्या करना पड़ेगा मेरे को, उसको हीट करना पड़ेगा, तो जितनी हीट मुझे उसको देनी पड़ेगी वो कहलाएगी उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक। समझ में? तो किसी भी कंपाउंड के हीट रिक्वायर्ड, ध्यान से देख, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज को और क्या बोल सकता हूं मैं, चेंज भी बोल सकता हूं। तो चेंज द टेम्परेचर बाय हाउ मच 1 डिग्री, कितने डिग्री से 1 डिग्री से। तो हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बोल स्पेसिफिक हीट, जिसको सी से दिखाया जाता है। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए या चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को क्या बोलते हैं बोल स्पेसिफिक हीट। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना। 1 ग्राम के लिए इतनी हीट लग रही है ना, 2 ग्राम के लिए कितनी लगेगी
उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। 3 ग्राम के लिए 3 से मल्टीप्लाई, m ग्राम के लिए m से मल्टीप्लाई, तो c को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, m से। जब 1 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इतनी हीट लग रही है, 2 डिग्री के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 डिग्री के लिए 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 डिग्री के लिए 5 से मल्टीप्लाई करें, डेल्टा टी डिग्री के लिए डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करें। ये फॉर्मूला होता है हीट रिक्वायर्ड का, ये फॉर्मूला होता है हीट रिक्वायर्ड का। कहाँ से आता है समझा, डेफिनेशन से ही आता है और कहीं से नहीं आता है। ये जो C होता है 1 ग्राम के लिए होता है, तो m ग्राम के लिए कितना रहेगा, उसी को m से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो C होता है 1 डिग्री चेंज के लिए होता है, तो डेल्टा T डिग्री चेंज के लिए क्या करेंगे, उसको डेल्टा T से मल्टीप्लाई कर दो। जोक है ना ये, दिस इज फिजिक्स। और अगर तुझे फिजिक्स जोक लग रहा है, हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, हाँ हाँ हो गया तो छोड़ दे यहाँ, ठीक है चलो अल्लाह हाफिज़। यस इधर देखो इधर देखो इधर देखो, तो ये फॉर्मूला होता है हीट का, यानी किसी भी चीज़ को अगर आप हीट कर रहे हो और उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ध्यान से सुन, किसी भी चीज़ को अगर आप हीट कर रहे हो और उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी उसका ये फॉर्मूला होता है। सर क्यों पढ़ा ये फॉर्मूला, तो यही काम तो इधर हो रहा है ना। आप ये सेकेंड स्टेप में कर क्या रहे हो, वाटर को हीट कर रहे हो, और हीट करके कर क्या रहे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी वो यही फॉर्मूले से आएगी ना, समझ रहे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्पेसिफिक हीट वाला। ये फॉर्मूला फिजिक्स में काम आता है, थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आता है, केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आता है। तो हीटिंग प्रोसेस में जितनी हीट लगती है उसका फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी। कितना रहता है बोल, mc डेल्टा टी। अब अगर ये प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो सी की जगह पर cp आता है। सी की जगह पर क्या आता है बोल, cp नाम होता है उसका, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो cp की जगह cv आता है, नाम होता है उसका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये cp cv ये 2 अलग अलग टॉपिक है, इसको ना हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको एक चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके अंदर इन दोनों के बारे में दिया है, और फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में भी इन दोनों के बारे में दिया है, डोंट वरी। अभी फिलहाल सिर्फ ये फॉर्मूला समझो, हीट इक्वल्स टू mc डेल्टा टी, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान से देखें बोर्ड पर। फर्स्ट स्टेप नंबर बी, सेकेंड स्टेप, हीट रिक्वायर्ड टू हीट द वाटर, या दोनों हीट में कंफ्यूज ना हो जाए इसीलिए ऐसा लिख देता हूँ, फॉर हीटिंग वाटर। वाटर को हीटिंग करने के लिए जितनी हीट लगेगी उसका फॉर्मूला क्या रहेगा बोल, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा बोल, mc डेल्टा टी। करेक्ट है, mc डेल्टा टी, ठीक है ना। और इसी हीट को हमने नाम क्या दिया बेटा, डेल्टा H2। इसी हीट को हमने नाम क्या दिया बोल, डेल्टा H2। वैल्यूज पुट करो, मास कितना पानी था बोल, 180 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितनी दी हुई है, स्पेसिफिक हीट कितनी दी हुई है, 4.18। डेल्टा टी कैसे निकालोगे, डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1। तो ये है ना आपका T2 फाइनल टेम्परेचर, और ये आपका इनिशियल टेम्परेचर। तो क्या रहेगा बोलिए, 100 माइनस 0। 100 माइनस 0 कितना आएगा बेटा, 100 ही आएगा। 180 इंटू 4.18 इंटू 100। अब एक बहुत बड़ा डाउट जो यहाँ पर हो सकता है आपके माइंड में, हो सकता है आ रहा हो, सर चीटिंग कर रहे हो आप, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है किसमें, केल्विन, और ये टेम्परेचर किसमें है, सेल्सियस में। गलत गलत, इसको केल्विन में बदलो। बात आपकी बिल्कुल सही है, देखा जाए तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ज़रा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी हम लोग चेंज इन टेम्परेचर निकालते हैं ना, क्या बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, तो उसकी वैल्यू जितना डिग्री सेल्सियस में आती है ना उतना डिग्री केल्विन में भी आती है, दोनों सेम आते हैं। टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, टेम्परेचर की बात नहीं कर, किसकी बात कर रहा हूँ, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे मिसाल के तौर पर इधर देख, अगर मैंने 100 डिग्री का टेम्परेचर लिया है सेल्सियस में, किसमें, सेल्सियस में, तो उसका केल्विन में कुछ अलग वैल्यू आएगी। कितना आएगा, 370। इसमें 273 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 373। सही है, सही। अगर मैंने 200 डिग्री सेल्सियस लिया है या 300 डिग्री सेल्सियस लिया है तो इसका केल्विन में वैल्यू कितना आएगा, 573। लेकिन दोनों का माइनस कर दे रहा, डेल्टा निकाल, दोनों का डेल्टा निकाल बेटा। 300 में से 100 गया 200, 573 में से 373 गया, कुछ देख रहे हो,
सेल्सियस और केल्विन दोनों में चेंज इन टेम्परेचर क्या आ रहा है? सेम। तो बेटा चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू जितनी सेल्सियस में होती है उतनी ही केल्विन में भी होती है, ये चीज़ आपको याद रखना। इसीलिए मैंने यूनिट को कन्वर्ट नहीं किया। तो फ्यूचर में अगर आपको कभी डाउट आया तो उसका रीज़न यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। डेल्टा टी की वैल्यू जितनी सेल्सियस में होती है सेम उतनी ही किस में होती है? केल्विन में। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टी नहीं है, यहाँ पर डेल्टा टी है। तो केल्विन में रखो, सेल्सियस में रखो, दोनों में आंसर क्या आएगा? सेम है। लिख दिया मैंने वहाँ पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100 की वजह से 0.2 नंबर आगे जाएगा, 418 हो जाएगा। 418 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक काम ये भी कर सकते हो आप। देख इधर देख, इधर देख, ये भी किलो जूल में है, ये भी किलो जूल में है। स्पेसिफिक हीट जो रखा गया किस में रखा गया? बोल, स्पेसिफिक हीट किस में रखा गया? जूल में। मतलब इसका आंसर किस में आने वाला है? जूल में। पर करना पड़ेगा उसको किस में? किलो जूल में। तो देख मैं क्या कर रहा हूँ, ये 18 को ऐसी रहने दे, ये 4.18 को ऐसी रहने दे, ये 100 है और इसका ये 10 कितना हो जाएगा? ये 1000। क्योंकि आपको भी पता है, क्योंकि ये 1000 का मतलब क्या है? किलो। तो ये आंसर किस में आ रहा है? जूल। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये 1000 जूल की जगह पर क्या आ जाएगा? बोल, किलो जूल। मजा आ रही है? तो क्या बन जाएगा? देखिए डेल्टा H2 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 4.18, वैल्यू आ रही 75.24। कितनी आ रही? बोल, 75.24। और ये 1000 जूल की जगह पर क्या आ जाएगा? बोल, आ गया डेल्टा H2। अब क्या ही है, फिर खत्म है ना। क्या निकालेंगे तो अपने को? टोटल हीट, पूरे प्रोसेस की टोटल हीट। तो टोटल हीट कैसे निकालोगे? डेल्टा H इज इक्वल टू, बोल, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा H1? 60.1। डेल्टा H2 ये है डेल्टा H2 रे 75.24। डेल्टा H3 407। अब इन सबको ऐड करना है बेटा। इसमें देख, पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 2। इसमें कितना नंबर है? 1। 2 करने के लिए 0 लगाएंगे। इसमें कितना नंबर है? पॉइंट के बाद 1 भी नहीं है ना, पॉइंट के बाद 1 भी नंबर नहीं, तो 0 0 लगाएंगे। अब सबको ऐड कर दो। 0 + 4 + 0 4, 1 + 2 + 0 3, पॉइंट और पॉइंट के नीचे पॉइंट। 0 + 5 5, 5 + 7 12 का 2, कैरी गया 1, 6 और 1 7, 7 7 14, 14 और 0 14, 14 का 4, कैरी गया 1, 4 और 1 5, 542.34 जूल इज द आंसर। सबको अच्छे से समझा? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आया तो 4 मार्क्स के लिए आएगा। समझा अच्छे से? अगर आया, ठीक है। राइट इट डाउन, लिखो फटाफट। जूल लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी। सब कुछ किलो जूल में ना, तो ये किलो जूल में आएगा।